हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मेरा नाम है रजनी राव और आप देख रहे हो मेरा चैनल आर्ट ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट। दोस्तों, एक इंसान की बेसिक नीड क्या होती है, बेसिक जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा तो इंसान कमा लेता है, लेकिन जब बात आती है मकान की, इट्स वेरी हार्ड टू गेट मकान। मतलब बहुत टफ होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। इंसान कैसे कैसे पैसे जोड़ता है, कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे, वो भी आजकल इतने सब फ्रॉड्स भी होते हैं। और क्या खरीदे, रेंट में रहे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कोई एडवाइजर जिससे हम अपनी बातें कर पाएं, अपनी बातें जिसके साथ हम रख पाएं और जो हमें सही गाइड करे। जब भी हम बात प्रॉपर्टी की करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमें प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए या हमें रेंट में रहना चाहिए, या फिर किसको किसको प्रॉपर्टी मिल सकती है, कौन कौन प्रॉपर्टी में लोन ले सकता है और कैसे लोन ले सकता है यदि आप फ्रीलांसर भी हो। ऐसे ही आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही आपके क्वेश्चन का आंसर लेकर के मैं आ गई हूँ लोखंडवाला। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नरेंद्र सिंह जी से, जो है इंडिगो इंटरप्राइजेस के ऑनर और जो है एक चैनल पार्टनर, इन्वेस्टर और रियल एस्टेट कंसल्टेंट। पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। जी जी, नमस्कार। नरेंद्र सिंह मेरा नाम है और आपका भी धन्यवाद कि आपने लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप एक बढ़िया क्वेश्चन का टैग लेके आए हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे सवालों का बढ़िया तरीके से जवाब दूं। बिल्कुल, हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और हमारी जनता को बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगी और वो आज बहुत कुछ जानेंगे जी। बस उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। सो नरेंद्र जी, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आप मुझे ये बताओ सर, आपका रियल एस्टेट में कैसे आना हुआ? देखिए, मैंने 2008 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं एक स्टील प्लांट फर्नेंस कंपनी में मैं काम करता था वापी में। वहाँ पे 2-3 साल काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बीइंग मैं मुंबई का होके मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और मेरे काफ़ी गुजराती दोस्त थे जो बोलते थे कि यार बॉम्बे नू छोकरा होके तू नौकरी कर रहा है, धंधो धंधो। 24 घंटे वो लोग केवल बिजनेस के बारे में बात करते थे और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि लेट्स गो फॉर अ बिजनेस। आप बॉम्बे से आए हो, जिस बैकग्राउंड से आए हो, आपको बिजनेस करना चाहिए। तो रियल एस्टेट ऐसी चीज़ थी कि हम अपने पिताजी के टाइम से देख रहे थे, वो भी एक इन्वेस्टर थे। उन्होंने छोटी मोटी काफ़ी प्रॉपर्टी खरीदी बेची हुई थी। तो ये चीज़ हमें बचपन से आइडिया था, पेपर वर्क और क्या चीज़ कैसी है, किस तरीके से इसमें एस्केलेशन आता है, प्रॉपर्टी में राइस मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। उसी को देखते हुए आई एंटर्ड इनटू दिस रियल एस्टेट इन 2011। सो 2011 वाज माय स्टार्टअप एज अ रियल एस्टेट चैनल पार्टनर। तो नरेंद्र जी, मुझे आप ये बताइए कि अगर मुझे घर खरीदना है, लेट्स से अगर मैंने 2-3 करोड़ रुपए लगा दिए घर खरीदने में, मुझे कहीं शिफ्ट होना पड़ा या कहीं जाना पड़ा, मान लो कि मुंबई छोड़ के कहीं मेरा ट्रांसफर हो गया, कहीं पे भी, तो उस टाइम पे जब मैं वो प्रॉपर्टी को रेंट में दूंगी तो बहुत ही कम उसके रेंट्स आते हैं, राइट? जो हम लाइक किसी और बिजनेस में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स होते हैं और हम उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी बेच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर तुरंत बेचेंगे तो फिर पता नहीं वो प्रॉपर्टी का हमको क्या रेट मिलेगा और हमको नहीं बेचना है वो प्रॉपर्टी। तो मैं अपना पैसा क्यों रियल एस्टेट में लगाऊं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रियल एस्टेट ही क्यों, आपका सवाल जहाँ पे घूम फिर के आ रहा है। रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर मैक्सिमम आपको जो मेंटल सेटिस्फैक्शन जो मिल पाएगा वो एक रियल एस्टेट में ही मिल पाएगा। आई अंडरस्टैंड कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी अच्छा आता है, जो कि 14% के आसपास बैठता है। और रियल एस्टेट में हमने गौर किया है कि रेट ऑफ रिटर्न लॉन्ग टर्म पे जो आता है वो 8 से 10% के आसपास में रिटर्न मिलता है आपको। बट रियल एस्टेट ही क्यों, जो आपका सवाल है, इसमें क्या है कि आपको एक कहीं ना कहीं एक रिलायबिलिटी चाहिए और एक स्टेबिलिटी चाहिए कि आप उस चीज़ को होल्ड कर सकें। तो प्रॉपर्टी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना पैसा आराम से स्टेबल और कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से उसको पार्क कर सकते हैं और एक स्टेबिलिटी माइंड और स्टेबिलिटी तरीके से आप और दूसरे बिजनेस कर सकते हैं कुल मिला के। तो मैं चाहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट कहीं ना स्टॉक एफडीज को कहीं ना कहीं एक स्मॉल लेवल पे करके रियल एस्टेट में आप बड़ा पैसा आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि एफडीज में और ना कि स्टॉक में। एक साथ इतना पैसा लगाना, करोड़ों का पैसा लगाना स्टॉक्स में बहुत मुश्किल हो जाता है, बट आप प्रॉपर्टी में हमेशा आप डाल सकते हैं।
मैंने ना अक्सर ऐसा सुना है, मतलब काफी सारे लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदना मतलब आज के टाइम में बहुत घाटे का सौदा है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी खरीदोगे जैसे कि 1-2 करोड़ की, 50 लाख की खरीदोगे, जो भी जैसे खरीदोगे, बट वो बोलते हैं कि हम मतलब बहुत कम रेंट में हम रह सकते हैं, ये पैसे हम कहीं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोग ऐसे सोचते हैं। तो क्या ऐसी सोच उनकी सही है? हाँ, इसमें तकरीबन देखा जाएगा कि आप किस शहर में आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो तो यहाँ पे आपको खुद का घर होना, प्रॉपर्टी बनाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, बहुत मुश्किल भरा काम होता है। जहाँ पे आप प्रॉपर्टी, मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाना इट्स लाइक अ ड्रीम। और हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि मैं अपना एक मकान बना लूँ, एक ज़मीन बना लूँ उस तरीके से। तो आप कहीं ना कहीं रेंटल्स रह रहे हो, एक समय सीमित के लिए आप रह सकते हो, बट रेंटल्स में आपकी काफ़ी सारी परेशानियां हैं। आपका ओनर कभी भी उठ के आके आपको बोल सकता है कि ये आपका रेंट अगले महीने से ये रेंट है। आपके फ्लैट में कोई तकलीफ है, नल, पानी, बिजली को लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, तो आप उसको चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते हो। बट आपका खुद का एक कोई प्रॉपर्टी या घर होगा तो आप फ्री माइंड से उसमें अच्छी तरह से और इन्वेस्टमेंट करके आप आराम से उस घर में रहोगे और आप और भी चीज़ों को भविष्य में देखोगे कि मुझे और क्या काम करना है, और आप उसको घर बनाओगे और आप खुद का घर बनाओगे। बिल्कुल, यू आर राइट। ओके। तो अगर प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं जी जी। तो इस पे मैं सबसे बड़ी बात होती है ये कि ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो मतलब फ्रीलांसिंग काम करते हैं, जो काम तो करते हैं बट मतलब कोई परमानेंट काम का नहीं होता है। तो आप कहीं पे जब लोन के लिए अप्लाई करने जाते हो, कहीं पे जब घर खरीदेंगे तो लोन की बात आएगी, तो थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि कितना साल मतलब कैसे इनकम टैक्स वगैरह करना चाहिए, और क्या फ्रीलांसर्स को लोन मिलता है या क्या करना चाहिए जो मतलब हमारे जैसे लोग या छोटे मोटे बिजनेस वाले ना, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे जैसे लोग और छोटे मोटे बिजनेसमैन या फिर जो भी मतलब ऐसा काम करते हैं जिनका कोई जॉब का ऐसा प्रूफ नहीं है, तो वो लोग कैसे ऐसे इजीली लोन ले सकते हैं? हाँ, देखिए, ये जो आपका सवाल है ये फाइनेंस से रिलेटेड है, मोस्टली इट इज़ रिलेटेड टू द बैंक। मैं आपको इसका एक छोटा छोटा आइडिया दे सकता हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग हैं और आप कोई भी फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हैं एज अ मीडिया एक्टर, एक्ट्रेस या इन्फ्लुएंसर, और काफ़ी सारे अभी नए नए बिजनेसेस आ गए हैं, तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप सबसे पहले MSME करके गवर्नमेंट ने 2020 में एक स्कीम निकाली थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो इंडस्ट्री जो भी है, छोटे व्यापारी अपना एक बिजनेस ऑनलाइन जाके रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है? कोई भी रजिस्टर कर सकता है, जिसमें आपको बस एक कंपनी का नाम आपको तय करना है कि आपको आपकी कंपनी का क्या नाम है और आप क्या काम करते हो। वहाँ पे लिस्ट ऑफ वहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा कि आप जो काम करते हो, वहाँ पे मेंशन्ड है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, तो वो काम आपको दिख जाएगा। आपको उस पर रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको एक करंट अकाउंट बनाना है किसी भी बैंक में। इसको हम हिंदी में चालू खाता भी बोलते हैं, आपकी कंपनी के नाम पे। और फिर जो भी पैसा आप अर्न करते हो वाया चेक और कैश, वो आप उस अकाउंट में डालिए, आपके करंट अकाउंट में। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी फाइल, घर लेना अगर आपका सपना है तो आप 3 साल पहले ही सोच के चलिए इस बात को। 3 साल से हाँ तैयारी कीजिए। आप अपनी अपने इनकम टैक्स फाइल को रिटर्न कीजिए। आप 0 से स्टार्ट कीजिए फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आप उसको कुछ ना कुछ छोटा मोटा अमाउंट टैक्स भर के आप एक इंडियन सिटीजन बनो, टैक्स पेयर बनो, तो ही आपको बैंक आपको आसानी से लोन दे पाएगी। Yes, unless you are not taxpayer, bankers will not entertain you. So मेरे नॉलेज के हिसाब से आई थिंक you should आपको दिखाना पड़ेगा कि आप अर्निंग कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो और आप टैक्स पेयर हो। आप जीरो फाइल रिटर्न ना कीजिए। मेरा सलाह ये होगी कि आप नहीं कीजिए जीरो फाइल। कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ एक अच्छा अमाउंट टैक्स भरें। आपकी फाइल को हर साल इंक्रीमेंट दें। आपकी फाइल अगर 5 की है तो अगले साल उसको 6, 7, 8 तक लेके जाए, धीरे धीरे करके। ये मतलब कोई भी कर सकता है, जैसे कि छोटा सा ऐसा एग्जांपल ले रही हूँ मैं, जी। जैसे कि कोई पानी पूरी का ठेला लगाता है, कोई चाउमीन टाइप से, कोई सब्जी बेचता है, कोई भी, तो क्या वो कोई भी मतलब अपनी कंपनी बना सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो गवर्नमेंट ने आपको UPI दिया है, जो अभी आज की गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने आपको UPI सिस्टम दिया है। जो भी पैसा आप ले रहे हैं, मैक्सिमम पैसा आप UPI के जरिए ऑनलाइन पैसा ले रहे हैं, तो आपके ऑलरेडी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं आपके अकाउंट में।
बट केवल ये है कि कई बार छोटे व्यापारी हैं जो सोचते नहीं है कि हम इनकम टैक्स भरे कि नहीं भरे, हम उस दायरे में आ जाएंगे तो हमें हर साल टैक्स भरना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बेहतरीन एक अच्छा सीए पकड़ के उससे सलाह मशवरा करके कहीं ना कहीं कोशिश करें कि आप टैक्स पेयर की लिस्ट में आए। अगर आपको लोन लेना है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यू विल हैव टू बिकम अ टैक्स पेयर। तो आप कहीं ना कहीं, कोई भी व्यापारी हो, जो पानी पूरी वाला हो या रास्ते पे कोई बाकड़ा चला रहा हो, सभी लोग घर ले सकते हैं आसानी से, अनलेस वो टैक्स पेयर है। तो कोशिश करें कि आप एक बढ़िया अमाउंट का एक टैक्स भरें, आईटी रिटर्न करें। तो एक बात बताइए, अगर हम कोई घर खरीदते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आप अगर फर्स्ट बायर हैं, आप अपनी लाइफ का पहला घर खरीद रहे हैं, आप अपनी पूंजी लगा रहे हैं जीवन भर की, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप एक बढ़िया या प्रॉपर एक चैनल पार्टनर या एस्टेट कंसल्टेंट को पकड़ के ही घर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग डायरेक्ट, आजकल काफ़ी वेबसाइट्स मार्केट में घूम रही हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो आपको प्रॉपर्टी के लिए हेल्प करती हैं। तो उसमें कुछ वेबसाइट्स क्लेम करती हैं कि हम डायरेक्ट आपको ओनर से मिला देंगे, और वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ स्कैम भी हो जाता है एक बायर के साथ, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी जगह है जहाँ पे खरीद बेच का जो ट्रांजैक्शन है उसमें हमेशा बायर एट रिस्क होता है, उसमें हमेशा खरीदने वाला ही रिस्क में रहता है, सेलर कभी रिस्क में नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमेशा एक, जिस भी एरिया में आपको घर लेना है, जिस भी इंडिया के पार्ट में या मुंबई के पार्ट में, आप प्रॉपर एक एस्टेट कंसल्टेंट के जरिए घर लीजिए। तो वही एक राइट पर्सन होगा जो आपको बेहतर गाइड करेगा। दो वो आपसे एक चार्ज लेगा, उसका जो भी परसेंटेज बनता है रियल एस्टेट में, वो आपसे एक सर्विस चार्ज लेगा, बट वो आपको पूरी ही लीगैलिटी से लेके टेक्निकलिटी से लेके सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा करके देगा आपको। जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? देखिए, आप जब घर खरीद रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसके चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखना जरूरी है कि आप जिस व्यक्ति से घर ले रहे हैं, जिस भी सेलर से घर ले रहे हैं, तो आपको ये चेक करना है कि ये घर उसने बिल्डर से डायरेक्ट लिया था या उसके आगे भी कई ओनर हैं जो उससे खरीद बेच हो चुकी है उसमें। तो उसे हम चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं, उसको हम रिकमेंड करते हैं चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर उसमें एक से ज़्यादा सेलर्स हैं पिछले ट्रांजेक्शन में, तो वहाँ पे आपको चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट भी फ्लैट मिलता है बिल्डर से, या आप किसी सेकंड बायर से भी ले सकते हैं बिल्डर के बाद जिसने लिया है। तो आपको पहला काम ये है कि आपको एग्रीमेंट फॉर सेल देखना है जो व्यक्ति से आप घर ले रहे हो, और एक शेयर सर्टिफिकेट होता है यहाँ पे सोसाइटीज़ में, जो भी फ्लैट आप ले रहे हो तो आपको उसका शेयर सर्टिफिकेट चेक करना है और उसका नाम चेक करना है कि उसका नाम वहाँ मेंशन है कि नहीं है। और दूसरी बात एक और है, आपको पेपर्स में ये भी चेक करना है कि वो पेपर रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसमें गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी पेड होनी चाहिए। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स देखते हो, घर खरीदने जाते हो, कुछ पेपर्स जो पुराने रीसेल के फ्लैट्स होते हैं 1985 या 1990s के, उनमें कई बार वो 100 रुपये के पेज पे या 10 रुपये के पेज पे एग्रीमेंट बना होता है जो कि अनरजिस्टर्ड होता है, जिसका रिकॉर्ड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। तो मैं चाहूँगा कि आप कोशिश यही करो कि मैक्सिमम आप देख के फ्लैट लीजिए कि उसमें एटलीस्ट स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन वर्क किया हो। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि लाइक रीसेल की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, या फिर जो नए नए आजकल टावर बन रहे हैं, इवन आप भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो? रीसेल, बिल्डर और रीडेवलपमेंट, ये तीन अलग अलग बातें हैं। पहले मैं आपको रीसेल के बारे में बताता हूँ। रीसेल प्रॉपर्टी आप बायर के ऊपर होता है कि अगर उसको इमीडिएट पोजीशन चाहिए, उसको इमीडिएट पोजीशन और इमीडिएट पीस ऑफ माइंड चाहिए कि मैं जाके अपने घर में रह लूँ, तो उस बायर को रिकमेंड मैं करूँगा कि वो रीसेल में ले। और सेकेंड थिंग मैं आता हूँ आपके लिए बिल्डर प्रॉपर्टीज़ में, अंडर कंस्ट्रक्शन जो होती हैं ज़्यादातर 1 साल 2 साल, कुछ प्रॉपर्टी में 6 महीने बाकी होते हैं, वो उन बायर्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि जिसके पास समय है, जिसके पास थोड़ा पैसे का अभाव है, जिसके पास थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है और वो कहीं ना कहीं लोन के जरिए या उसको बिल्डर EMI ऑप्शंस दे देता है, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन दे देता है, तो वो व्यक्ति बिल्डर के यहाँ बुकिंग कर सकता है आसानी से जाकर, अच्छे बिल्डर को देख के, उसका बैकग्राउंड चेक करके, उसकी रेरा सर्टिफिकेट और उसकी CC प्लान चेक करके वो उसमें बुकिंग कर सकता है। थर्ड, आपने मुझसे पूछा रीडेवलपमेंट। रीडेवलपमेंट आप एज अ फर्स्ट होम कभी नहीं देख सकते हैं,
रीडेवलपमेंट प्रॉपर्टी में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड प्रॉपर्टी के तौर पे उसको रीडेवलपमेंट ऑप्शन, वो हमेशा आपके लिए एक प्रॉफिट बेनिफिट वाला ऑप्शंस होता है रीडेवलपमेंट का। अगर आपका पहला घर है तो आप रीसेल या अंडर कंस्ट्रक्शन में ही जाइए, और अगर आपको मुनाफा कमाना है तो आप रीडेवलपमेंट प्रॉपर्टी में आप डाल सकते हो। जो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट जा रही है 1 साल 1.5 साल के अंदर, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। So we can say कि this is for investor, है ना? हाँ, रीडेवलपमेंट इज ऑलवेज फॉर इन्वेस्टर। क्योंकि आपका पहला घर है, फिर पता चला कि उस टाइम पे आपको पोजीशन नहीं मिला या कुछ भी, तो फिर नहीं मिला और आपको वो ऑक्यूपाई करने मिलेगा ही नहीं। आप जाओगे 6 महीने बाद वो बिल्डिंग टूट जाएगी, अगेन आपको फिर से रेंट पर रहना होगा। तो ये बायर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। और जैसे कि हम नए घर पे कुछ बुकिंग करते हैं, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर उस टाइम पे अगर बिल्डर ने हमको नहीं दिया, अगर वो उस घर का पोजीशन नहीं दिया, वो प्रोजेक्ट रेडी नहीं हो पाया, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए फिर? देखिए, यहाँ पे मुंबई का जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे महारेरा करके एक गवर्नमेंट संस्था है जो इसको स्क्रूटिनी करती है, सारे बिल्डरों को, एस्टेट कंसल्टेंट्स को। यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम होता है वो महारेरा के अंदर होता है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जिस भी बिल्डर के पास जा रहे हैं तो आपको उसका रेरा नंबर चेक करना है, और उसको रेरा की वेबसाइट पे जाके उसका रेरा नंबर डाल के आपको उसकी एलिजिबिलिटी देखनी है कि वो क्या बिल्डिंग दे रहा है, किस तरीके की बिल्डिंग बना रहा है, कितनी स्टोरी है, क्या क्या एमिनिटीज़ दे रहा है, पार्किंग फैसिलिटी क्या है, और उसकी रेरा डेट क्या है पोजीशन देने की। तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, maharera.com पे। तो आप रेरा नंबर से उसके बिल्डर के बारे में उसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। और अगर बिल्डर आपको टाइम लिमिट जो उसने 2025 का अगर दिया हुआ पोजीशन का टाइम, अगर वो आपको पोजीशन देने में डिले हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2016 महारेरा का, बिल्डर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, जो भी अमाउंट आप उसको दे चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपने 50% पेमेंट कर दिया है, तो आपके 50% पे बिल्डर विल पे यू द बैंक इंटरेस्ट, जो करंट बैंक इंटरेस्ट होगी वो आपको एज अ पेनल्टी बिल्डर पे करेगा। और हाँ, मेरा एक क्वेश्चन और है भी जी। जैसे कि हम बात कर रहे थे जी। फ्लैट खरीदने की, रेंट की बात कर रहे थे, जी। तो जैसे आजकल ना बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, बहुत ऑनलाइन दिखता है कि डायरेक्टली आप जैसे कि डायरेक्टली आप ऑनर से बात कर सकते हैं विदाउट ब्रोकरेज, यू डोंट नीड टू पे ब्रोकरेज। तो लोग सोचते हैं 2 पैसा बचेगा, तो क्या ऐसा करना चाहिए? लाइक आप बिना ब्रोकर के कुछ ले रहे हो कोई घर रेंट में, तो मतलब ये सेफ होता है, क्या होता है ये? ये बायर या टेनेंट के ऊपर है कि वो प्रॉपर्टी किस माध्यम से लेना चाह रहा है, किस जरिए से लेना चाह रहा है, किस चैनल के जरिए से। जैसे मैंने बताया, मैं चैनल पार्टनर हूँ, तो हम एक चैनल प्रोवाइड करते हैं एक क्लाइंट को, जो भी टेनेंट या बायर हमारे पास आता है, तो हम उसको प्रॉपर चैनल प्रोवाइड करते हैं। सपोज आप मेरे से घर लेने आए हुए हो और आपको कोई रेंट पे घर चाहिए 30,000 रुपये में, आप कहीं ना कहीं एस्टेट कंसल्टेंट के जरिए अगर घर लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि ओनर की वेरिफिकेशन, कि ओनर यही ओनर उस फ्लैट का है, सारी ओनर की जानकारी, प्लस वो उस फ्लैट के अंदर जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, फर्निश्ड अनफर्निश्ड, जिस तरीके से वो आपका कहीं ना कहीं चैनल पार्टनर आपको फुलफिल करेगा उस रिक्वायरमेंट को। और कई बार ओनर बायर्स ऐसे होते हैं या टेनेंट ऐसे होते हैं जो अपना 2 पैसा बचाने के चक्कर में वेबसाइट्स के जरिए डायरेक्ट ओनर से मिल लेते हैं। वो उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, वो कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा रिस्क है उनको। तो सुना दोस्तों, अभी आपने जैसे कि हम सोचते हैं कभी कभी कि थोड़े पैसे बच जाएं, हम डायरेक्ट ले लेते हैं फ्लैट, सो दिस इज़ नॉट गुड थिंग एक्चुअली। आपको हमेशा एक अच्छे एजेंट की ज़रूरत होती है जो प्रॉपर आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी दिलाए, चाहे आप वो खरीद रहे हो या फिर तो आप रेंट में ले रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, आप तो कहीं से भी मतलब दिला दो, कुछ घर दिला दो, कुछ भी दिला दो, और ऐसा करो आप मतलब ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे मतलब ये मेरा पैसा डबल हो जाए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जी, मेरे पास अक्सर ऐसा होता है। मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं और कई बार हम भी इस चीज़ को काफ़ी शौक में लेते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जिस जगह काम करता हूं, ये अंधेरी वेस्ट लोखंडवाला मुंबई में आता है, तो यहाँ पे मिलेनियल्स की कमी नहीं है, पैसे वालों की कमी नहीं है। अगर आप मुझसे कहते हो कि ये 100 की चीज़ मुझे 50 में दिला दो और ये बाजू वाली ही प्रॉपर्टी अवेलेबल है, मैं कह रहा हूँ कि वो प्रॉपर्टी मैं ही खरीद लूँगा पहले, वो आप तक पहुँचेगी ही नहीं। तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई आपको दिलाए आधे में। और अगर आपका नसीब है
कई बार ऐसा होता है, ऐसी प्रॉपर्टी टकरा जाती है आपसे कि जिसका प्राइस डबल हो भी जाता है। बट इसमें मैं ये एक डायलॉग है इसका हर्षद मेहता का कि रिस्क है तो एक्स है। आप कई बार रिस्क लेना चाहोगे, कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जिनका टाइटल थोड़ा खराब होता है, वो आपको एक रीजनेबल प्राइस पे मिलती है और डेफिनेटली उस टाइटल को आप धीरे धीरे 1-2 साल में क्लियर कर लोगे तो वो प्रॉपर्टी आपको डबल बेनिफिट देके जाती है। जब हम टाइटल की बात करते हैं तो मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आता है। आप सोचोगे कितने क्वेश्चन पूछ रही है। नहीं, आपका काम है, बिल्कुल ओके, पूछिए। तो एक क्वेश्चन आता है, मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि जो जैसे बैंक में लोन नहीं कर पाते हैं उनकी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर लेना हो तो क्या प्रोसेस है? क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि ऐसी प्रॉपर्टीज बहुत सस्ती मिलती है। जी, इसका ऐसा है कि ये बैंकिंग क्वेश्चन है मोस्टली, बट मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर सीज होती है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ EMIs, जो भी बायर था उसने लोन लिया 1 साल तक भरा, उसके बाद वो नहीं भर पाया तो वो सीज हो जाती है। तो उसमें बैंकिंग का एक नॉर्म होता है, तो उसमें एक सिस्टम है कि कहीं ना कहीं बैंक का एक काम करने का तरीका है टेक्निकली कि उस प्रॉपर्टी को उनको टेंडरिंग करना पड़ता है, नीलाम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको उस टेंडरिंग में एंटर होना पड़ेगा 4 से 5 बायर के साथ, आपको बिड करना होगा उसके लिए, तब जाके वो प्रॉपर्टी का जो हाईएस्ट बिड करेगा, जो हाईएस्ट उसमें नीलामी का प्राइस देगा, वो उस व्यक्ति को बैंक अलॉट कर देगी वो फ्लैट, और वो फ्लैट काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएगा। बट वो प्रॉपर्टी के बारे में पता कहाँ से चलता है? हाँ जी, अक्सर ये ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो टेंडरिंग प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो नीलाम होने वाली हैं या हो चुकी हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके लोकल बैंक्स में अवेलेबल होती हैं। आपकी जो भी बैंक है उनके पास गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी होती है टेंडरिंग की, जहाँ से आप पता लगा सकते हो कि ऐसी कोई टेंडरिंग प्रॉपर्टीज अवेलेबल है मेरे आसपास के एरिया में या जो एरिया आप सर्च कर रहे हो उसमें। तो कभी कभी तो ऐसे लोग भी आते होंगे ना कि जैसे कि जिनको पता है कि अभी उनकी प्रॉपर्टी सीज होने वाली है, तो आते होंगे, बोलते होंगे कि सर इसको फटाफट निकाल दो ऐसा करके। तो आप ऐसी प्रॉपर्टी लेने में क्या बेनिफिट होते हैं और ऐसे कैसे मतलब जाएं कि जो हम सेफ रहें? ठीक, ऐसे लोग कई बार हमारे पास आ जाते हैं जो नहीं भर पा रहे हैं पैसा, और वो कहीं ना कहीं EMI डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं 1 या 2, तो बैंक उनको वार्निंग देती है कि नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स में हम आपकी प्रॉपर्टी सीज कर देंगे अगर आप ये EMI रेगुलर नहीं पे करते। उस केस में आपको प्रॉपर्टी में ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, वो प्रॉपर्टी आपको एक रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी, क्योंकि अगर सेलर उस प्रॉपर्टी को 3 महीने के अंदर नहीं बेचता है तो कहीं ना कहीं बैंक आके उसको सीज कर देगी विद ऑल गुड्स एंड फर्नीचर के साथ। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपके पास आ रही है किसी एसेट कंसल्टेंट के जरिए, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप उस प्रॉपर्टी को तुरंत फाइनल कीजिए। और उसमें बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी सेलर है आपसे, उसको आपको बस यही उसका एक बैकग्राउंड चेक करना है कि कहीं इस प्रॉपर्टी को बैंक के अलावा उसने कहीं और पैसा तो नहीं उठा रखा है, किसी और से कोई लोन या उधार तो नहीं ले रखा है। केवल आपको उतना ही चेक करना होगा, बाकी बहुत लीगली आई थिंक आप वो प्रॉपर्टी ले रहे हो तो बहुत इजी है। आपको केवल बैंक में से उसकी जानकारी निकालनी है, EOI बोलते हैं उसको, EOD, वो डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं, EOD के डॉक्यूमेंट्स के उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो उसने बैंक में मॉर्गेज किए हुए, उसमें आपको पूरा उसका बैकग्राउंड चेक हो जाएगा प्रॉपर्टी का। ये तो हुई प्रॉपर्टी खरीदने की बात। जी। एक मैंने बॉम्बे में ऐसा एक शब्द सुना है यहाँ पर, हैवी डिपॉजिट। इससे पहले तो मैंने कभी सुना नहीं था। तो अब बताइए हमारे दर्शकों को कि हैवी डिपॉजिट में घर लेना क्या होता है, कितने साल का ये होता है, और आप कैसे लोगे तो सेफ रहोगे, और कैसा अगर आपको कैसे भी कुछ फंसा रहा है क्या, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए? देखिए, हैवी डिपॉजिट ये एक चलन है मुंबई का कि यहाँ पे ये व्यापारियों का देश है। इट इज़ अ बिजनेस हब मुंबई। तो यहाँ पे अक्सर आपको पाया जाएगा कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं प्रॉपर्टी को लेके रिलेटेड। तो इन्वेस्टर्स मोस्टली बिजनेसमैन भी होते हैं। जब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी रेंटल ना देके वो उसमें एक हैवी डिपॉजिट आपसे डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर भाड़ा 30,000 रुपये आ रहा है और 2 लाख रुपए डिपॉजिट है आपके फ्लैट का, तो वो इन्वेस्टर मार्केट में इस फ्लैट को फ्लो करेगा कि भाई मुझे 20 लाख रुपए कोई एक साथ डिपॉजिट दे दे और मैं 0 रेंट रखता हूँ, इसमें मैं आपसे कोई रेंट नहीं लूँगा, केवल आपको आपकी आउटगोइंग्स भरनी है जो कि आप कंज्यूम करोगे, जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस।
केवल आपको वही भरना होगा। ये फ्लैट आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म पे देख रहे हैं, तो आपका रेंट पूरा काफ़ी सेव हो जाता है। बट रिस्की भी तो होता है। हाँ, इसमें रिस्क मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको अगेन ओनर बैकग्राउंड चेक करना है। जो ओनर आपको हैवी डिपॉजिट पे दे रहा है, अगेन आपको उसका बैकग्राउंड चेक करना है कि कहीं उसने कितने लोगों से कहीं पैसा तो नहीं उठा रखा है, या जिस प्रॉपर्टी को आपको हैवी डिपॉजिट पे दे रहा है कहीं उस पर कोई लोन तो नहीं है, मॉर्गेज तो नहीं है वो प्रॉपर्टी। तो ये एक माइनर आपको चेक करना पड़ेगा वाया योर एस्टेट कंसल्टेंट। आई थिंक एस्टेट कंसल्टेंट ही इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू अबाउट द ओनर। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं रियल एस्टेट कंसल्टेंट के जरिए ही फ्लैट लें, वो आपको प्रॉपर गाइड करता है। तो आप मुझे बताइए कि जैसे कि हैवी डिपॉजिट के जो घर होते हैं उसके 3 ईयर आई थिंक कुछ इसके लॉकिंग पीरियड्स होते हैं। उस टाइम पे जैसे कि जो लेने वाला है उसको पैसा चाहिए, लेकिन जिसने उसको घर दिया था उसके पास पैसा नहीं है, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है? उसके पास क्या लीगली राइट्स होते हैं? देखिए, आपने जब हैवी डिपॉजिट के एक एग्रीमेंट में एंटर किया है लिव इन लाइसेंस, तो आपने अपने सोच विचार से उसमें लॉकिंग तय की होगी, जो कि आपके सेलर आपके ओनर ने भी बोला होगा 2 साल 3 साल मुझे लगेगा ये पैसा वापस देने में, और आपने भी वही पीरियड को ओके हामी करके उस चीज़ को आपने ओके किया होगा। तो अक्सर ये होता है कि ये विवाद आता नहीं है कि आप बीच में खाली करो, आप लॉकिंग से पहले लीगली तो आप नहीं कर सकते हो खाली, बट इन केस आपको चाहिए तो आप सिंपल आप अपने ओनर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये पैसा मुझे अभी चाहिए, मेरी कोई प्रॉब्लम है, आपको इस फ्लैट को छोड़ना है। तो ओनर ये कर सकता है या उनका चैनल पार्टनर ये कर सकता है कि उसकी जगह पे किसी और हैवी डिपॉजिट वाली पार्टी को कहीं ना कहीं उस फ्लैट में ओके करा के आपका पैसा उस तरीके से वापस कर सकता है। और लीगलिटी की बात आ रही है कि अगर आपको लॉकिंग के बाद भी नहीं देता है पैसा, फॉर एग्जांपल आपने 3 साल निकाल दिए, आपके 3 साल पूरे हो गए हैं और आप एज अ टेनेंट घर से जाना चाहते हो आपका जो हैवी डिपॉजिट का अमाउंट लेके, तो ओनर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो आपको फिर से उसको लीज पे किसी ना किसी को रेंट पे ओके करा के डन करा के आपको पैसा दे, अदरवाइज वो उस फ्लैट को बेच के आपको पैसा दे, या वो तीसरे तरीके से कहीं से लोन या मॉर्गेज पैसा उठा के आपका पैसा वापस दे। वही है, मतलब कि लड़ाई झगड़े होंगे फिर? नहीं, लड़ाई झगड़ा ऐसा सच नहीं होता है, अनलेस आप उनसे प्यार से बात करते हो और आपके टर्म्स अच्छे हैं ओनर के साथ, तो लड़ाई कभी नहीं है। बॉम्बे में एक कहावत है पुरानी, यहाँ पे पोजीशन को ना तावा बोलते हैं, हिंदी में कब्जा भी बोलते हैं, तो बॉम्बे में कहावत है तावा पक्का झगड़ा झूठा। तो यहाँ अक्सर झगड़े होते ही नहीं है। अगर आपका पोजीशन कंफर्म्ड है प्रॉपर्टी का, तो आपका झगड़ा कभी होना ही नहीं। बट आपके पास राइट्स नहीं होते हैं ना कि मतलब आप वो प्रॉपर्टी को फिर मतलब रेंट में दे सकें? हाँ, ये आपके एग्रीमेंट में लिखा होगा, आपके टर्म्स में लिखा होगा वेदर आप इस प्रॉपर्टी को फर्दर सबलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जिस वक्त आपने एग्रीमेंट में एंटर हुए थे उस ओनर के साथ, अगर उसमें सबलेटिंग क्लॉज आपने डाला हुआ है कि नहीं कर सकते हैं, तो आप सबलेटिंग नहीं कर सकते। अगर उसमें वो क्लॉज नहीं मेंशन है, तो आप भी उसको सबलेट करके भाड़े पे चढ़ा के आप आराम से उसका रेंट ले सकते हो। जी ओके, कभी कभी आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा ना कि किसी को कोई बड़ा अमाउंट कहीं फंस गया होगा किसी बिल्डर के पास या किसी के पास, कोई फ्रॉड करके, जैसे कि कई सारे लोगों को लोग घर बेच देते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कुछ टाइम पहले, बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। तो कभी आपके साथ भी मतलब ऐसा हुआ होगा कभी कभी कि ऐसे लोग आए होंगे जो बहुत फंस चुके होंगे, जिनका बेचारे का मतलब लाइफ टाइम की पूंजी होती है वो चला गया होगा। आप ऐसे में क्या करते हैं? उनको कुछ हेल्प करते हैं, कुछ गाइड करते हो? हाँ, जैसे आपने बोला हमारा काम ही है कंसल्ट करना। पहली बात तो मुझे काफ़ी निराशा होती है कि लोग एक प्रॉपर चैनल के जरिए ना जाकर प्रॉपर्टी, अपने जीवन भर की पूंजी, वो किसी भी एक गलत चैनल के जरिए वो इन्वेस्टमेंट में निकल जाते हैं, गलत आदमी के जरिए या गलत एजेंट के जरिए वो प्रॉपर्टी बुक करते हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या प्रॉपर्टी बायर्स हैं, उन्हें एक तो सबसे पहले एक प्रॉपर चैनल पार्टनर या एस्टेट कंसल्टेंट जो प्रॉपर रेरा रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हो उसके जरिए काम करना चाहिए, ना कि फ्रीलांसिंग एजेंट या कंसल्टेंट के साथ। जिनका कोई पता नहीं है, जिनकी कोई कंपनी का नाम नहीं है, 2 पैसे बचाने के चक्कर पे ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल, इसमें ये होगा कि आप
उस चैनल के जरिए जा रहे हो फ्रीलांसिंग एजेंट, वो आपको हाफ ब्रोकरेज या सर्टेन अमाउंट फिक्स बोलता है कि मैं आपको इतना पैसा दीजिए, मैं आपको प्रॉपर्टी दिला देता हूँ। यहाँ पे बायर और जो भी टेनेंट है जो अक्सर रिस्क ले रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्रॉपर चैनल के जरिए जाइए और प्रॉपर पार्टनर, जो भी चैनल पार्टनर एजेंट्स हैं, स्टेट कंसल्टेंट, उनके जरिए फ्लैट लीजिए। आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी लीगल और टेक्निकलिटी में। और अक्सर केस हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, कई लोग मेरे पास आए हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके कि हमें इस बिल्डर के जरिए गलत बुकिंग हो गई है, इस ओनर के साथ हमारा ये पैसा फंस गया है, ना डील आगे जा रही है, ना पीछे हमारा पैसा नहीं निकल पा रहा है। तो डेफिनेटली हम उन्हें गाइड करते हैं कि जो हमसे बेस्ट होता है वो हमें गाइड करते हैं। प्रॉपर्टी एक्ट 1958 के हिसाब से हम उन्हें गाइड करते हैं, अदरवाइज फिर वो एडवोकेट को हायर करके अपना बेस्ट सजेशन ले सकते हैं। मैं जब से बॉम्बे में आई तो मैंने एक चीज़ सुनी है यहाँ पर, मुझे पहले पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, जैसे कि मैंने महाड़ा और एसआरए के बारे में सुना है। तो आप जो बॉम्बे के हैं तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जो बॉम्बे में जैसे कि नए नए लोग हैं या फिर जो आउट ऑफ बॉम्बे के लोग हैं, उनको नहीं समझ में आता है महाड़ा एसआरए क्या होता है, क्योंकि इसमें मैंने सुना है कि काफ़ी सस्ती प्रॉपर्टीज मिलती है। तो आप मुझे बताएंगे इसका लेने का क्या प्रोसेस होता है? पहले तो आप ये बताइए ये है क्या? हाँ जी, एसआरए भी एक ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट की ही संस्था है, जिसका काम पूरे मुंबई में जितने भी स्लम झोपड़पट्टी हैं इनको रीडेवलपमेंट करके इनको एक बेहतर एमिनिटीज़ के साथ एक बेहतर बड़ा फ्लैट प्रोवाइड करने का इनका मोटिव है। एक संस्था बनी हुई है, ये भी 1990s में लॉन्च हुई थी। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आपका कोई झोपड़ा है मुंबई में या कोई भी आपका स्लम का कोई एक घर है आपका, जो कि अभी तक की एलिजिबिलिटी है 2005 तक के ही अप्रॉक्सीमेट मेरे नॉलेज में है कि वही फ्लैट का सर्वे, आपके झोपड़पट्टी का सर्वे होता है, उसके बदले में आपको ये फ्लैट दिया जाता है एसआरए का, बट कंडीशंस के साथ। ये फ्लैट जिस भी झोपड़पट्टी ओनर का है और उसको एक फ्लैट मिला है बिल्डिंग टावर में, वो उसे 10 साल तक बेच नहीं सकता है। तो मैं क्लियरली रिकमेंड करूंगा जितने भी बायर्स हैं या सोच रहे हैं कि हम म्हाड़ा में या एसआरए में फ्लैट ले लें, तो उनका काम सबसे पहला है कि वो पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें कि उनके पास डोमिसाइल है कि नहीं है। सेकेंड, वो उसकी फ्लैट की एलिजिबिलिटी चेक करें कि वो फ्लैट उस पीरियड में वो खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद, कहीं उसमें लॉकिंग नहीं हो गवर्नमेंट में, क्योंकि वो कानूनी जुर्म है यहाँ पे खरीदना। अगर आप उसको 10 साल से पहले लेंगे एसआरए को, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप उसे एटलीस्ट 10 साल उसका 10 ईयर्स टेन्योर कंप्लीट होना चाहिए, और म्हाड़ा के लिए 5 साल है, तभी आप ले सकते हो। ओके, थोड़ा आप हमको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के बारे में बताइए। और क्या जो ये जैसे 10 साल आपने बोला, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में कितनी स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन लगता है, और जो ये एसआरए वगैरह का होता है जो 10 साल कंप्लीट हो गया है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या मतलब होता है ये? और अगर सिंगल ओनर के नाम पे लेते हैं तो मतलब कितना इसमें स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता है? लेडीजों को इसमें क्या छूट है, इसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी अभी मुंबई में जो करंट में हम 2024 जनवरी में बैठे हुए हैं, करंटली यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी 6% है, जिसको मैं डिवाइड करके आपको बताऊंगा। 5% आपकी स्टैम्प ड्यूटी है और 1% एक्स्ट्रा आपको मेट्रो सेस लिया जा रहा है आपसे, क्योंकि ऑल ओवर मुंबई अभी काफ़ी मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मेट्रो सेस के नाम पे अभी फॉर टेम्परेरी बेसिस जब तक ये कंस्ट्रक्शन चालू है आपको एक्स्ट्रा 1% देना पड़ रहा है। टोटल 6% स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होती है, और इसी के साथ आपको एक 30,000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज भी पे करना पड़ता है अलॉन्ग विद द स्टैम्प ड्यूटी जब आप घर खरीदने जाते हो। हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी नई स्कीम निकाली हुई है 2019 के इसमें पास की, जीआर में पास किया था कि अगर कोई भी फ्लैट कोई सिंगल लेडी अपने नाम पे लेती है तो उसको केवल 5% ही स्टैम्प ड्यूटी भरना है, तो उसको वहाँ 1% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट देख रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि कहीं ना कहीं वुमेन को एक एम्पावरमेंट मिले, और लेडीज जब प्रॉपर्टी खरीदती है तो उससे ये होता है कि एट द एंड शी इज द वन हु इज लुकिंग आफ्टर एवरीवन। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक साइलेंट मोटिव चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। हाँ, दूसरा आपने एक और चीज मुझसे पूछी एसआरए और म्हाड़ा में, तो मैं बताना चाहूँगा वो कंपैरेटिवली सेम है। एसआरए में भी 6% है और म्हाड़ा में भी सेम है, केवल 1% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ऑन नेम ऑफ लेडीज। और कोई अगर ज्वाइंट नेम में लेता है तो ज्वाइंट नेम में लेंगे तो 6% ही है, अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो वो 6% ही। हाँ, अगर 2 लेडीज ले रही है
तो अगेन इट विल बी 5%। सिर्फ वो लेडीजों के लिए फायदेमंद वाला सौदा है। गवर्नमेंट फायदा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सब देख रही हैं, फायदा लीजिए, घर खरीदिए, आपका अपना घर। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, एक बायर के लिए क्या बेस्ट है? उसको रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए? देखिए, मैं इस चीज़ को इस तरीके से बताऊंगा, अगर वो रीडेवलपमेंट और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों पैरेलल सेम ही हैं, रीडेवलपमेंट में थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा आएगा निकल के, बट उसमें समय ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी रीडेवलपमेंट में जा चुकी है, जाने वाली है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना एक्स अमाउंट 100 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का रिटर्न जो आपको आएगा वो एटलीस्ट 5 ईयर्स में आएगा, क्योंकि उसके प्रोसीजर्स होंगे उस बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट के लिए डालना, डिमोलिश करना, फिर उसकी जगह पे नया बिल्डिंग बना के आपको प्रॉपर बड़ा फ्लैट मिलेगा। वहाँ पे बेनिफिट नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा, ट्रिपल से ज़्यादा बेनिफिट है आपको। और अंडर कंस्ट्रक्शन का ये फ़ायदा है कि आपको पता है इस डेट तक ये फ्लैट बन जाएगा। आज आप जो भी रेट में उसे खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आपने उसे 100 रुपये के रेट में ख़रीदा और 1 साल बाद आप उसका पोजीशन है, तो वो आपको एनी टाइम 120 के रेट पे आराम से आपको बेनिफिट दे के जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि दोनों ही, ईदर वे इज़ गुड। अंडर कंस्ट्रक्शन इज़ क्विक बेनिफिट एंड रीडेवलपमेंट इज़ लिटिल बिट लॉन्गर बेनिफिट। और मेरा क्वेश्चन एक ये है कि अगर किसी को अपना घर रेंट में देना है तो उसको फर्निश्ड देना चाहिए या विदाउट फर्निश्ड? देखिए, मेरे एक्सपीरियंस से एज अ चैनल पार्टनर और कंसल्टेंट, मैंने पिछले 11 साल में ये चीज़ गौर की है कि अगर आपकी ये प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है, तो मुंबई जैसी जगह में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश कीजिए उसको आप मैक्सिमम फर्निश्ड करने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के साथ वहाँ पे कई ऐसे टेनेंट्स आते हैं जिनके पास बेसिक फर्नीचर्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पे आप अच्छा रेंट आप इनकम कर सकते हो बाय गिविंग इट ऑन फर्निश्ड फ्लैट। और अगर आपकी ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो मैं रिकमेंड करूँगा वो एम्प्टी बैरर ही देंगे तो बेटर है कमर्शियल प्रॉपर्टी। लास्ट में आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे कि उनको कैसे प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, रेंट में कैसा घर लेना चाहिए? आप लास्ट में कुछ बोलना चाहें तो देखिए, मैं आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर एक चैनल पार्टनर के जरिए कीजिए, एस्टेट एजेंट के जरिए कीजिए, जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देगा और प्रॉपर आपको भविष्य का जो बेनिफिट्स हैं, उसके जितने भी लूप होल्स हैं, वो सारी चीज़ों से निकाल के आपको एक्स स्टेज तक पहुंचा के देगा आपको प्रॉपर्टी की कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से होनी है। कोशिश कीजिए, आप ऑनलाइन पोर्टल्स हैं आपके लिए डायरेक्ट वाले, जो कस्टमर्स को डायरेक्ट ऑफर करते हैं ओनर के साथ इंटरेक्शन, वहाँ पे अक्सर हमने पाया है कि फ्रॉड्स होते हैं या लिटिगेशंस होते हैं ओनर और बायर और सेलर के बीच में। तो कोशिश यही रहेगी कि आप प्रॉपर एक चैनल के जरिए काम करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। एंड आई रिकमेंड कि आप बेस्ट फॉर सस्ता पड़ जाएगा महंगा महंगा सस्ता पड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये थी हमारी बातें नरेंद्र जी के साथ, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया रियल एस्टेट के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं मोटिव होती रहूँ और आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।